एक लड़की जब नई नई उसकी शादी होती है और ब्याह करके जब वह ससुराल आकर के पहुंचती है तो ढेरों सपने अपने साथ लेकर के आती है। और सबसे बड़ा उसका सपना होता है उसका जो पति है उसे बहुत प्यार करें, उसे मान सम्मान दे, प्यार से उसे रखे। ऐसे ही सपने लेकर अपर्णा भी ससुराल आई थी। शादी को अभी 3 ही दिन हुए थे। एक रात अपर्णा की जब आधी रात को नींद खुलती है तो अपने पति को अपने पास ना पाकर वो चिंतित हो जाती है कि इतनी रात को मेरा पति गया कहां। उसे ढूंढने के लिए जब बाहर निकलती है और वह जब उसे ढूंढते हुए जाकर के पहुंचती है, छत पर बने हुए स्टोर रूम में वह अपने पति को देखती है। वहां पर वह उस वक्त किसी गैर महिला के साथ आपत्तिजनक स्थिति में वो अपर्णा को नजर आता है और हैरान अपर्णा तब हो जाती है, अपर्णा के पांव के नीचे से जमीन निकल जाती है। दोस्तों, जब अपर्णा उस महिला को देखती है, अपर्णा के मुंह से सिर्फ एक ही बात निकलती है, यह कैसे हो सकता है। जी हां दोस्तों, अपर्णा को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन बस इतना ही दुख काफी नहीं था। दोस्तों, अपर्णा के लिए अभी उसकी जिंदगी में और भी भूचाल आना बाकी था और भी बड़े झटके लगने उसे बाकी थे। दोस्तों, कहानी में अंत तक जरूर बने रहिएगा, आपको पसंद आएगी। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, मैं आपका भाई, आपका दोस्त हाजिर हूं फिर से एक और सच्ची घटना लेकर। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन जरूर प्रेस करना। दोस्तों, वीडियो को प्लीज 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 लाइक करना और कमेंट में जरूर बताना कहानी कहां से देख रहे थे, कहां से सुन रहे थे। यह कहानी है दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य में एक जगह पड़ती है बेमेतरा। बेमेतरा की रहने वाली थी अपर्णा। अपर्णा का विवाह जो था वह 21 जून 2021 को छत्तीसगढ़ के ही राजनांदगांव जिले के छुरिया क्षेत्र में पड़ने वाला एक गांव होता है। कोरेगांव में रहने वाले शंतनु कुमार के साथ तय किया जाता है और 21 जून को उन दोनों का विवाह हो जाता है। ब्याह करके आ जाती है अपर्णा अपने ससुराल में। और अपर्णा का जो ससुराल था, सुखी संपन्न लोग थे, अच्छे खाते पीते लोग थे। गांव में अच्छी खासी खेती थी, ट्रैक्टर था, अच्छी जमीन थी, मतलब खुशहाल परिवार था। डबल स्टोरी का मकान था, पक्का खुद का अपना। अपर्णा अपने आप को बहुत ही खुशहाल महसूस कर रही थी। सोच रही थी कि चलो जीवन सुधर गया, प्यार करने वाला अच्छा पति भी मिला, अच्छा घर बार भी मिला। यही सब देखकर उसके माँ बाप ने अपर्णा की शादी वहां पर की थी। शादी होने के बाद धीरे धीरे मेहमान चलने लगे। जब सारे मेहमान जा चुके थे, लेकिन एक लड़की अभी भी घर पर मौजूद थी जो कि गई नहीं थी। बाद में अपर्णा को पता चलता है कि यह जो लड़की है ये कविता है इसका नाम, और यह जो है उसके पति शंतनु की मौसेरी बहन है, उसके मौसी की लड़की है और वो यहीं पर रहती है, उन्हीं लोगों के साथ में पढ़ाई करती है। वह कॉलेज में है, 2nd ईयर में। तो वह यही रहती है अपर्णा के ससुराल में। अपर्णा के सास ससुर, एक देवर और संतन और उसकी मौसेरी बहन और अपर्णा, इतने ही लोग थे। सब कुछ बहुत ठीक ठाक ही चल रहा था। अभी शादी को 3 नहीं हुए थे कि एक दिन अचानक जो अपर्णा होती है वो शर्त रख देती है अपने पति के सामने कि मुझे यहां नहीं रहना, मुझे अलग रहना है। तुम्हें अगर मेरे साथ रहना है तो तुम्हें अलग घर लेना होगा और हम दोनों अलग जाकर के वहां पर रहेंगे। उसे लाख समझाने की कोशिश करता है उसका पति शांतनु, लेकिन अपर्णा थी कि मानने को तैयार नहीं थी और मजबूरी में आकर शांतनु अपना गांव छोड़ता है और पास में ही छुरिया गांव जो पड़ता है, जो एक बड़ा प्लेस है, वहां पर जाकर एक किराए का मकान लेकर अपनी पत्नी अपर्णा के साथ में रहने लगता है। इसी प्रकार से और शादी को 2 महीने बीत चुके थे। मतलब अब अपर्णा की शादी को 5 महीने बीत चुके थे। नवंबर का महीना आ चुका था और अब अपर्णा जो थी वो 3 महीने से गर्भवती हो चुकी थी। दोस्तों, इसी बीच एक रिश्तेदारी में शादी निकल करके आती है। शांतनु के परिवार के और सब लोगों को जाना होता है, लेकिन अपर्णा जो थी उसकी तबीयत उस दिन कुछ ठीक नहीं लग रही थी। तो अपर्णा जो होती है वो जाने से मना कर देती है। शांतनु के माँ बाप, भाई और शांतनु, ये जो अपनी कार से यह लोग शादी समारोह के लिए राजनांदगांव के लिए निकल जाते हैं। अपर्णा घर पर अकेली ही रह जाती है। विवाह समारोह से लौटने में रात हो जाती है। रात को 1:30 बजे जब आकर के शांतनु पहुंचता है अपने घर पर, और जब घर का दरवाजा खोलता है तो उसकी आंखें फटी की फाटी रह जाती हैं। दोस्तों, क्योंकि सामने अपर्णा जो थी वो पंखे से झूल रही होती है, उसने फांसी लगा ली थी।
वो रोने लगता है, चीखने चिल्लाने लगता है। उसकी चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग वहां पर आकर के जमा हो जाते हैं और सामने का दृश्य जब देखते हैं तो हर कोई दहल जाता है दोस्तों। तुरंत पुलिस चौकी में फोन लगाया जाता है और वहीं पुलिस थाना के थाना इंचार्ज D.K. चौहान साहब पुलिस दल बल सहित आकर के पहुंचते हैं शांतनु के घर पे और मौका मुआयना किया जाता है, पंचनामा किया जाता है। चौहान साहब जो होते हैं अच्छे से निरीक्षण करते हैं, उसके बाद उसकी बॉडी को उतारा जाता है। बॉडी उतारने के बाद उसको पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया जाता है। दोस्तों, पुलिस जो थी अपनी जांच में, अपनी कार्रवाई में लग चुकी थी। सभी के बयान पुलिस लेना शुरू कर देती है। अगले दिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद पुलिस की आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह खुलासा हो जाता है कि इसकी जो अपर्णा की जो मौत हुई है वह फांसी लगने से नहीं हुई है। उसे पहले गला दबाकर उसकी हत्या की गई है और उसके बाद उसे आत्महत्या का रूप देने के लिए, वह एंगल देने के लिए उसे फांसी पर लटकाया गया है। जब मौकाए वारदात पर वापस से जब जाकर के पहुंचते हैं चौहान साहब और वहां जाकर के जब देखते हैं तो क्या पाते हैं कि पंखे की जो हाइट है वह जमीन से कम 10 फीट पर वो था और जो स्टूल, जिस स्टूल को वहां पर लगाया गया था, मतलब जैसा दिखाने की कोशिश की गई थी, वो स्टूल था 3 फीट का और हाइट थी 5.2 फीट अपर्णा की, तो 5 और पंखे की 10 फीट। फिर भी पंखा 5 फीट ऊपर रहता था तो वो बांधना पॉसिबल था नहीं अपर्णा के लिए, वो फंदा और उस पर लटकना। तो मतलब दोनों दृष्टि ये तय हो चुका था कि ये जो मामला है यह हत्या का मामला है। अब हत्या के एंगल से पुलिस जब जांच करने लगती है, उसके पति का बयान लिया जाता है, उसके परिवार में जाकर के पूछताछ की जाती है, लेकिन सब जगह सब यही था कि सब कुछ बहुत अच्छा था, राजी खुशी थे। अभी 3 महीने पहले ही तो अलग हुए थे और अलग होकर के छुरिया में जाकर के रहने लगे थे। जब उनसे पूछा जाता है कि अलग होने का कारण क्या था तो कहते हैं ऐसे कुछ नहीं था, बस हमारी बहन ही अलग रहना चाहती थी। कॉल डिटेल्स भी निकाली जाती है अपर्णा की, लेकिन उसमें भी पुलिस को कुछ खास निकल करके दिखता नहीं। उसके बस वही उसके माँ बाप के नंबर 1-2, उसकी सहेलियों के फोन नंबर और बस अपने पति का, अपने ससुराल वालों के, इन्हीं के नंबर उसमें मिलते हैं। पुलिस के हाथ अब तक खाली थे और पुलिस पर दबाव बनता जा रहा था कि जल्द से जल्द कातिल को पकड़ा जाए। चौहान साहब हाथ पैर मारने में लगे हुए थे। सभी चौहान साहब जो होते हैं वो कॉल डिटेल्स निकलवाते हैं, उसके पति की भी और उसके पति की। जब कॉल डिटेल्स निकलवाई जाती है तो उसके पति के भी फोन में ऐसे कुछ मिलता नहीं, सब काम धंधे से रिलेटेड ही उसके उसमें नंबर मिलते हैं। सिर्फ एक नंबर उसमें ऐसा निकल करके सामने आता है जिससे उस नंबर से उसका पति जो था शंतनु, उसकी लगातार दिन में बात होती थी, रोज बात होती थी और घंटों तक वो दिन में बात किया करते थे और पुलिस के हाथ वो क्लू तब लगता है दोस्तों जब उस नंबर की लोकेशन उस रात की निकाली जाती है जिस रात को ये घटना हुई थी, 14 नवंबर 2021 की। वो रात जब अपर्णा की जान गई थी, उस रात की जब उस नंबर की लोकेशन निकाली जाती है तो वो जो नंबर होता है दोस्तों, वह उस वक्त अपर्णा और शंतनु के घर में ही उसकी लोकेशन दिखाई जाती है। पुलिस जो थी वो तुरंत हरकत में आती है और पुलिस का एक दल तुरंत रवाना होता है उस फोन नंबर के एड्रेस पर और वहां जाकर उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है। उसको गिरफ्तार करके सीधा थाने लेकर के आया जाता है और थाने लेकर के उसको आने के बाद इसके पति को भी अरेस्ट किया जाता है, शांतनु को और दोनों को, उसको भी ला करके थाने में बिठाया जाता है। और शांतनु जब वहां आकर के पहुंचता है तो क्या देखता है, सामने बैठा कौन था दोस्तों? सामने बैठी थी उसकी वही मौसी की बेटी कविता और वो नंबर जो था उसी कविता का था जो कि उस घटना वाली रात को शांतनु और अन्ना के घर में इसकी लोकेशन दिखा रही थी। दोस्तों, पुलिस जब पूछताछ करती है तो दोनों पहले पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब पुलिस शक्ति से बर्ताव करती है तो कविता टूट जाती है और जो कहानी निकल करके सामने आती है दोस्तों, वो कुछ इस प्रकार से थी। शादी के बाद से ही अपर्णा जो थी वो महसूस कर रही थी कि शंतनु का और कविता ये दोनों भाई बहन तो है, लेकिन इन दोनों के बीच ट्यूनिंग कुछ ज्यादा ही अच्छी है, इनका बॉन्डिंग कुछ ज्यादा ही अच्छा है। दोनों साथ साथ समय बिताते, हर चीज एक दूसरे से शेयर करते, घंटों दोनों साथ में कमरे में बंद रहते थे। लेकिन अपर्णा जो थी वो भाई बहन के रिश्ते पर कैसे शक कर सकती थी? उसे लगता था
चलो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक रात जब अपर्णा सोई हुई होती है और आधी रात को जब उसकी नींद खुलती है, अपने पति को बिस्तर पर नहीं पाती। उसे खोजने के लिए जब वो बाहर निकलती है, पूरे घर में उसे वह कहीं नहीं मिलता। तब वो जा पहुंचती है छत पर, और छत पर जाने के बाद छत पर बने हुए एक जो उनका स्टोर रूम था, वहां से उसे खुसर फुसुर की जब आवाज सुनाई देती है, और जब वो वहां जाकर कान लाकर सुनती है और खुली खिड़की में से जब वो अंदर देखती है, तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं दोस्तों, क्योंकि इस वक्त उसका पति शंतनु अपनी मौसेरी बहन के साथ वहां पर रंग रेलियां मना रहा होता है, रिश्तों को शर्मशार कर रहा होता है। दोस्तों, जो अपर्णा होती है उसका दिमाग खराब हो जाता है। उस अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। उसे गुस्सा बहुत आता है, लेकिन वो चुप रहती है, कुछ नहीं कहती, वापस आ जाती है। वो बहुत सोचती है कि मैं इस बारे में बात करूं, अपने पति से बात करूं, घर में बात करूं, लेकिन वह सोच करके चुप रह जाती है। उसका विश्वास करेगा कौन? उसकी इस बात का यकीन करेगा कौन? हर कोई उसे ही कहेगा। गलत ठहराए कि भाई बहन के रिश्ते पर शक कर रही है, भाई बहन पर इतना घिनौना इल्जाम लगा रही है, इसलिए वो फैसला करती है कि वो पूरा सबूत हाथ में लेगी, उसके बाद ही बात करेगी, और मौके के तलाश में वो रहती है। और एक दो दिन के बाद उसे जब मौका मिलता है और फिर से शांतनु जब ऊपर जाकर अपना काम कर रहा होता है, तो अपर्णा जो होती है वो ऊपर जाकर वीडियो शूट कर लेती है दोस्तों, दोनों का। और उसके बाद वह अपने पति से साफ साफ बात करती है कि देखो, मुझे इस बारे में सब कुछ पता चल चुका है, और अगर तुम नहीं चाहते तो यह कि हमारा रिश्ता खत्म हो और तुम्हारी बदनामी हो, तो तुम्हें यह सब कुछ बंद करना होगा। और अगर तुम इससे बाज नहीं आए तो मैं सबको बता दूंगी और मैं तुम्हें छोड़ करके हमेशा के लिए चली जाऊंगी। शांतन जो था वो प्यार जो बहुत करता था अपनी पत्नी अपर्णा से, और वो नहीं चाहता था कि ऐसा कुछ हो। उस बात मान जाता है और कहता है, मेरा विश्वास करो, मैं तुम्हारी कसम खाता हूं, आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। तो इस पर जो अपर्णा होती है वो कहती है, नहीं, हम ये घर छोड़कर जाएंगे, जहां ये लड़की रहेगी वहां हम नहीं रहेंगे, हम यहां गांव ही छोड़ देंगे, हम छुरियां जाकर के रहेंगे। और उसके बाद उसका पति जो होता है वो बात मान जाता है, और उसके बाद वो दूसरे गांव जाकर के शिफ्ट हुए थे। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, 3 महीने बीत चुके थे। अपर्णा को ऐसा लग रहा था कि सब कुछ अब नॉर्मल है, लेकिन यह जो चीज होती है, ये जो समय से अनैतिक संबंध होते हैं, इतनी आसानी से यह खत्म नहीं होते दोस्तों। उसका पति जो था वो अभी भी अपर्णा को धोखा ही दे रहा था। अपर्णा को उसने ले जाकर रख तो दिया था अलग जगह, लेकिन वो अभी भी अपनी उस मौसेरी बहन के साथ वो गलत काम लगातार उसके जारी थे, वो संपर्क उसका जारी था दोस्तों। और जब समझ में आ जाता है कि अब अपर्णा जो थी वो प्रेग्नेंट हो चुकी थी, और अब शांतनु का झुकाव जो था वो भी अपर्णा की ओर ज्यादा होने लगा था, और इस बात से कविता को बहुत समस्या होने लगी थी। कविता की और शांतनु की अब लड़ाई भी होती थी इस मैटर पर, और कविता जो थी वो चाहती थी कि अपर्णा जो है उसे हमेशा के लिए रास्ते से हटा दिया जाए। लेकिन उसने इस बारे में शंतनु को 1-2 बार कहा भी था, लेकिन शंतनु उस पर भड़क गया था और कहा था, खबरदार, अगर इस प्रकार की कोई तुमने हरकत की या मुझसे बात भी की तो तुम्हारा मेरा हमेशा के लिए रिश्ता खत्म हो जाएगा। शांतनु कुछ भी हो, लेकिन अपर्णा की जान नहीं लेना चाहता था, लेकिन कविता जो थी उसके सिर पर खून सवार था दोस्तों। वो किसी न किसी तरह से सिर्फ और सिर्फ अपर्णा को अपने रास्ते से हटाना चाहती थी, और इसीलिए उसने ये कदम उठाया। वो सही दिन का इंतजार करती रही, और जब उसे पता चला कि ऐसी ऐसी बात है, सब लोग जा रहे हैं शादी में और अपर्णा अकेली रहेगी, घर में उसने अपने 2 साथियों को इस चीज के लिए तैयार किया, और उनके साथ उस रात को वो जा पहुंचती है अपर्णा के घर पे, और अपर्णा का गला दबाकर हत्या कर दी जाती है और उसे फांसी पर लटका दिया जाता है, ताकि इस मामले को बहुत ही आसानी से आत्महत्या का रूप दिया जा सके, और उसके बाद रास्ता क्लियर मिले कविता को, और कविता और शंतनु बहुत बढ़िया आराम से अपनी गंदे कामों को अंजाम देते रहे। लेकिन पुलिस की मुस्तैदी से और पुलिस ने जिस चालाकी से इस केस को सॉल्व किया था, तो मामला तो खुलना ही था दोस्तों। अपराधी चाहे कितना भी शातिर हो, खुद को कितना भी होशियार समझे, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई सुराग जरूर छोड़ता है दोस्तों।
जिस प्रकार से इसकी फोन की लोकेशन वहां पर मिली, तो दोस्तों इस प्रकार से अपर्णा का जो कातिल था वो पकड़ में आया। संबंधित धाराओं के तहत 302, 120 बी की धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया और न्यायालय के सामने पेश किया गया। न्यायालय ने वहां से इन्हें जेल भेज दिया। उसके बाद इन दोनों पर मुकदमा अभी भी कोर्ट में जारी है। दोस्तों सजा हुई नहीं है। एमसीआर में अभी भी जेल की सलाह के पीछे कविता मौजूद है और उसका जो पति है शंतनु, उसे बेल मिल चुकी है क्योंकि उसका इस कत्ल में कोई हाथ नहीं था। तो देखा दोस्तों आपने कैसे कैसे लोग दुनिया में हैं, सिर्फ अपनी वासना हवस को पूरा करने के लिए ऐसे ऐसे पवित्र रिश्तों को। और भाई बहन का रिश्ता तो ऐसा रिश्ता होता है, सगे भाई बहन ना भी हो, अगर मुंह से बोल दिए ना किसी को मुंह से, अगर बोल किसी को बहन मान लिए, किसी को भाई मान लिए, तो उससे रिश्ते को निभाने के लिए उसके लिए जान तक देने को लोग तैयार रहते हैं। इतनी शिद्दत से इतने प्यारे रिश्ते को निभाया जाता है। और कुछ कुछ दरिंदे घटिया लोग इस समाज में ऐसे भी हैं जो इस पवित्र रिश्ते को कुछ इस तरीके से भी बदनाम करते हैं कि वो रिश्ता शर्मसार हो जाता है। लोग उस रिश्ते को भी शक की निगाहों से देखने लगते हैं। दोस्तों बस ये थी एक आज की छोटी सी कहानी। आशा करता हूं आपको पसंद आई होगी। प्लीज वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों, बेल आइकॉन जरूर प्रेस करना, कमेंट में जरूर बताना कहानी कहां से देख रहे थे, कहां से सुन रहे थे।